लू चेन को मुरोंग श्वेय के साथ रहे हुए बहुत समय हो चुका था। इस शांत और बेहद खूबसूरत बड़ी उम्र की औरत को सामने पाकर वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उधर मुरोंग श्वेय का मन भी थोड़ा उलझा हुआ था। उसे खुद पर शक होने लगा। क्या वह सच में यहाँ खबरें जुटाने आए हैं या फिर कुछ और? लू चेन ने उसके पेट पर बने निशान को उंगलियों से हल्के से छूते हुए कहा, मुझे लगा था ये चित्र अब तक मिट गया होगा। लगता है मेरे तरीके से बनाया गया चित्र सच में ज्यादा समय तक रहता है। ये सुनते ही मुरोंग श्वेय जैसे होश में आए। उसने नीचे देखा और अचानक उसकी आंखें फैल गईं। वह तुरंत लू चेन के चेहरे की ओर घूरने लगी। लू चेन ने आगे कहा, लेकिन जो पवित्रता का निशान यूए सम्राट ने बनाया है वह तो सच में बहुत सुंदर है। उसके पेट पर एक आड़ू के आकार का दिल बना था जिसके चारों ओर बराबर आकृतियां थीं। पूरा निशान बहुत नाजुक और बारीक था। लू चेन को हैरानी हुई। आखिर यूए सम्राट ने इतना जटिल निशान क्यों बनवाया? इस दुनिया में साधारण तरीके से भी ये पता लगाया जा सकता था कि कोई स्त्री पहले किसी के साथ रही है या नहीं, फिर इतना परिश्रम क्यों? सिर्फ चित्र बनाने में ही उसे काफी समय लगा था, जबकि उसका बनाया हुआ तो सिर्फ दिखावे के लिए था। असली निशान बनवाने में तो और भी ज्यादा मेहनत लगी होगी। फिर यूए सम्राट ने ऐसा क्यों किया? मुरोंग श्वेय चुपचाप उसे देखती रही, कुछ नहीं बोली। लू चेन ने पूछा, क्या इस निशान का कोई खास मतलब है? मुरोंग श्वेय ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे नहीं पता। लू चेन ने फिर पूछा, क्या यूए सम्राट के पास जो भी स्त्रियां हैं सबके शरीर पर ऐसा ही निशान है? ये सुनते ही मुरोंग श्वेय सतर्क हो गई। भले ही वह इस समय उसके साथ थी, लेकिन वह इतनी भी लापरवाह नहीं थी कि सम्राट से जुड़ी बातें यूं ही बता दे। वह बोली, क्या तुम मेरे जरिए महाराज के बारे में जानना चाहते हो? लू चेन हल्का मुस्कुराया। उसने कहा, मैंने पहले ही कहा है कि मैं तुम्हें यहाँ राजनीति के लिए नहीं रखना चाहता। मुझे सिर्फ तुम्हारा शरीर चाहिए। मैं तो बस उस चित्र के बारे में जिज्ञासु था। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। उसकी आंखों में देखकर मुरोंग श्वेय को लगा कि इस समय उसका मन सच में किसी और बात में नहीं है। कुछ देर बाद वह बोली, सिर्फ मेरे पास ऐसा निशान है। बाकी महल की दासियों के पास साधारण चिन्ह है। लू चेन मुस्कुराया, तो तुम यूए सम्राट के लिए सच में खास हो। लेकिन फिर भी समझ नहीं आता, अगर तुम इतनी खास हो तो तुम्हें मेरे पास भेजने की हिम्मत उन्होंने कैसे की? क्या उन्हें डर नहीं कि तुम्हें खो देंगी? मुरोंग श्वेय चुप रही। उसके मन में शर्म और उलझन दोनों थे। वह मानती थी कि सम्राट ने उस पर भरोसा करके ही उसे भेजा है, लेकिन यहाँ आकर कई बार लू चेन के साथ रहने के बाद उसका विश्वास डगमगाने लगा था। उसे खुद पर भी संदेह होने लगा था। लू चेन फिर उस निशान को ध्यान से देखने लगा। अचानक उसके मन में एक सवाल उठा, क्या ये निशान सच में किसी स्त्री की पवित्रता तय कर सकता है? उसे भीतर से उत्तर मिला कि ये दरअसल एक शाप का चिन्ह है। अगर कोई पुरुष इस निशान वाली स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो वह चिन्ह उसके शरीर में चला जाता है और वह पुरुष उस स्त्री से गहराई से बंध जाता है। फिर वह निशान स्त्री के शरीर से मिट जाता है। ये सुनकर लू चेन सन रह गया। तो यह एक प्रेम बंधन का शाप था। क्या इसका मतलब ये हुआ कि जब वह मुरोंग श्वेय के साथ पहले रहा था तभी वह इस शाप में फंस चुका था, लेकिन उसे अपने शरीर में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ था? तभी उसे फिर बताया गया कि यह शाप एक विषैले पदार्थ से सक्रिय होता है, लेकिन उसका शरीर विष से प्रभावित नहीं होता। अब लू चेन सब समझ गया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तो यूए सम्राट ने मुरोंग श्वेय को उसके पास इसलिए भेजा था ताकि इस शाप के जरिए उसे अपने काबू में कर सके। इसका मतलब साफ था कि यूए सम्राट की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। वह उसे अपना मोहरा बनाना चाहती थी। मुरोंग श्वेय ने देखा कि वह अचानक रुक गया है और उसे घूर रहा है। वह घबरा गई और बोली, क्या हुआ? लू चेन मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं, बस सोच रहा था अगर तुम्हारी सम्राट तुम्हें भी खो दे और अपनी योजना भी, तो कितना गुस्सा करेगी। मुरोंग श्वेय उसकी बात समझ नहीं पाए। उसके गाल हल्के लाल हो गए। लू चेन ने कहा, छोड़ो ये सब, तुम इतने समय बाद लौटी हो, आज अच्छे से बातें करेंगे। फिर उसने अचानक कहा, ये चित्र तो अच्छा है, क्यों न एक और बना दूं? बिना जवाब का इंतजार किए उसने रंग और कूची मंगाए और उसकी पीठ पर भी वैसा ही चित्र बना दिया। मुरोंग श्वेय समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं था, इसलिए उसने रोका नहीं। चित्र पूरा होने के बाद उसे साफ महसूस हुआ कि लू चेन पहले से ज्यादा बेचैन हो गया है। उसने मन ही मन खुद को समझाया, ये सब यूए सम्राट के लिए है, उत्तरी राज्य की खबरें पाने के लिए है। दोनों पूरे एक दिन तक अंदर ही रहे। जब मुरोंग श्वेय वहां से निकली तो उसका मन अजीब हालत में था।
उसे पता था कि महल में कदम रखते ही क्या होगा, और सम्राट की मंशा भी वही थी कि वह इसी तरह उत्तरी राजकुमार के करीब जाए। वह इन सब बातों को स्वीकार कर चुकी थी। फिर भी वह समझ नहीं पा रही थी कि लू चेन उस पर इतना भरोसा क्यों करता है। क्या सच में उसे लगता है कि इस तरह किसी स्त्री का दिल जीता जा सकता है? रथ में बैठी वह उसके आत्मविश्वास भरी मुस्कान को याद कर हल्का सा मुस्करा दी। कितना भोला है। जब मुरोंग श्वेय गई तब तक भोजन का समय हो चुका था। लू चेन अपने अध्ययन कक्ष में आलस से खिंचाव लेते हुए कमर दबाने लगा। उसे महसूस हुआ कि जब भी वह किसी स्त्री के साथ समय बिताता है, उसकी महत्वाकांक्षा और भी बढ़ जाती है। अभी थोड़ी देर पहले तक उसे भूख लगी थी, लेकिन अब उसका मन मुख्य आंगन में जाकर भोजन करने का नहीं था। वह तो बस मेज पर रखे सरकारी कागज निपटाना चाहता था। तभी दरवाजे पर एक दासी ने पूछा, राजकुमार, राजकुमारी पूछ रही है कि क्या आप आज रात भोजन के लिए लौटेंगे? किसी को भेजा गया था, तो लू चेन ने सोचा पहले भोजन कर लेता हूं, बाकी बाद में देखूंगा। उसने कहा, मैं अभी आता हूं। वह वायु मेघ प्रांगण की ओर चल पड़ा। अभी वह आंगन के बाहर ही पहुंचा था कि पीछे से एक दासी ने आवाज दी, राजकुमार, स्वामी श्वेन्युवान आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर लू चेन ठिठक गया। उसने मुड़कर पूछा, इतनी रात गए उन्हें क्या काम है? दासी बोली, मुझे नहीं पता। लू चेन ने पूछा, वह कहाँ है? दासी ने कहा, वे अध्ययन कक्ष में आपका इंतजार कर रहे हैं। लू चेन को कुछ असहाय सा लगा। वह अभी वहीं से आया था और अब फिर लौटना पड़ रहा था। उसने आंगन की दासी से कहा, राजकुमारी से कह दो कि मुझे अचानक जरूरी काम आ गया है। वे लोग बिना मेरा इंतजार किए भोजन शुरू कर दें। ये कहकर वह फिर अध्ययन कक्ष की ओर चला गया। उधर श्वेन्युवान चाओगे दरवाजे पर खड़े बेचैन दिख रहे थे। लू चेन को देखते ही उन्होंने प्रणाम किया। लू चेन ने पूछा, इतनी देर से क्यों आए हैं? श्वेन्युवान चाओगे बोले, महाराज, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? लू चेन अंदर चले गए और बोले, आओ। दरवाजा बंद होते ही श्वेन्युवान चाओगे ने कहा, अभी कुछ समय पहले मुझे एक भयानक दबाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरी सारी शक्ति किसी ने जकड़ ली हो। ये सुनते ही लू चेन का चेहरा गंभीर हो गया। श्वेन्युवान चाओगे दिव्य साधक थे। अगर उन्हें ऐसा दबाव महसूस हुआ है तो जरूर कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति उत्तरी राज्य में आया है, और वह जानता भी है कि यहाँ एक दिव्य साधक मौजूद है। ये बात चिंता की थी। अगर कोई दिव्य साधक से भी अधिक शक्तिशाली आ गया तो उनका सामना करना कठिन होगा। सामान्य हथियार तो बड़े योद्धाओं पर ही मुश्किल से काम करते हैं। लू चेन ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? श्वेन्युवान चाओगे बोले, मुझे शक है कि कोई दिव्य साधक यहाँ आया है। उसने जानबूझकर मेरी शक्ति परखने की कोशिश की। लू चेन कुछ देर चुप रहा। फिर उसके मन में कुछ आया और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। शायद उसे आने वाले समय में और मेहनत करनी होगी। अब वह रोज की रंगरेलियों में समय नहीं गंवा सकता। अगर वह अच्छा प्रदर्शन करेगा तो उस व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उसने कहा, आने वाले दिनों में राजमहल के आसपास नजर रखो। मुझे अंदाजा है कौन आया है। जब तक वह कोई हानि नहीं करती, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ये सुनकर श्वेन्युवान चाओगे समझ गए कि आगंतुक कोई परिचित है। शायद भविष्य के मानव सम्राट के प्रति निष्ठा जताने आए हो। उन्होंने कहा, जैसा आदेश। लू चेन ने उन्हें विदा किया। उनके जाते ही लू चेन कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा। अगर सच में वही आए हैं तो तुरंत सामने नहीं आएगी, पहले छिपकर देखेगी, शायद उसकी परीक्षा भी ले। लेकिन ये सब बाद में, पहले भोजन कर लिया जाए। वह वायु मेघ प्रांगण लौटा। उसकी पत्नियां और उपपत्नियां पहले से भोजन कर रही थीं। उसे देखते ही सब उठ खड़ी हुई। कोई पानी लाए, कोई भोजन परोसने लगी, कोई मदिरा भरने लगी। लू चेन बैठकर उनसे उत्तरी राज्य के कामकाज पर बातें करता हुआ भोजन करने लगा। पूरा परिवार एक साथ बैठा था, मानो सुख और शांति का दृश्य हो। उसी समय एक छत पर सफेद वस्त्र पहने एक स्त्री खड़ी यह सब देख रही थी। लू चेन को अपनी स्त्रियों के साथ हंसते देख वह बोली, ये सच में चंचल स्वभाव का है, लेकिन अपनी स्त्रियों से अच्छा व्यवहार करता है। फिर भी इतना काफी नहीं है, मुझे इसे और देखना होगा। भोजन के बाद लू चेन ये लवे नानयान के कक्ष में गया। जैसे ही वह अंदर आया, नानयान उसके वस्त्र उतारने लगी। ये लगभग हर रात की आदत थी, लेकिन आज लू चेन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नानयान, पहले मैं स्नान कर लूं। आज जल्दी विश्राम करेंगे। नानयान थोड़ी हैरान हुई, पर बोली, जैसा आदेश। लू चेन स्नान कक्ष में गया। दासियां उसकी सहायता करना चाहती थीं, लेकिन उसने मना कर दिया। उसके दर्जे का व्यक्ति आम तौर पर अकेले स्नान नहीं करता था।
कभी दासियां कभी उपपत्नियां साथ होती थीं, लेकिन आज वह अलग व्यवहार कर रहा था। नानयान और भी उलझन में पड़ गई। स्नान के बाद लू चेन बिस्तर पर बैठ गया और बोला, अब तुम्हारी बारी है। नानयान स्नान करके लौटी। सफेद वस्त्र में उसकी कोमल छवि देखकर भी लू चेन का मन डोल उठा, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई नजर उस पर टिकी हो, इसलिए वह आज असामान्य रूप से संयमित था। नानयान के लौटने पर उसने बस उसे अपने पास लिया, आंखें बंद की और तुरंत सो गया। लू चेन ने बस उसे बाहों में लेकर सो जाना ही ठीक समझा। ये लवे नानयान भीतर से हैरान रह गई। सिर्फ सोना? अभी तो रात भी ज्यादा नहीं हुई थी, इतनी लंबी रात यूं ही निकाल देगा? उसे याद नहीं था कि उसने कोई ऐसी बात की हो जिससे लू चेन नाराज हो जाए। अगर सच में वह उससे असंतुष्ट होता तो उसके कक्ष में सोने ही क्यों आता? जब उसने लू चेन की खर्राटों की आवाज सुनी तो उसे यकीन हो गया कि वह सच में सो चुका है। थोड़ी देर बाद उसके मन में ख्याल आया कि शायद आज अध्ययन कक्ष में वह किसी स्त्री के साथ समय बिता चुका है, इसलिए रात में उसका मन नहीं है। राजमहल में बहुत सी स्त्रियां थीं और बाहर भी। हो सकता है कोई नई प्रिय भी आ गई हो। ये सोचकर उसने आगे सोचना बंद कर दिया और आंखें मूंद लीं। अगली सुबह जब वह जागी तो बिस्तर के पास एक धुंधली आकृति खड़ी दिखी। आंखें मलकर देखा तो वह लू चेन था। इतनी सुबह उठना उसके लिए असामान्य था। पहले जब भी वह उसके पास आता, अधिकतर देर तक बिस्तर में ही रहता था। उसे उसकी देह से लिपटकर रहना पसंद था। आज इतनी जल्दी क्यों उठ गया? तभी लू चेन ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, नानयान तुम जाग गई। अभी जल्दी है, थोड़ी देर और सो जाओ। ये कहकर वह तैयार हुआ और बिना इंतजार किए बाहर चला गया। नानयान ने बिस्तर से ही प्रणाम किया। उसकी जाती हुई पीठ को देखते हुए नानयान की आंखों में चिंता झलक गई। आज का लू चेन कुछ अलग था। क्या अलग? बहुत औपचारिक। पहले वह ऐसा नहीं था। उसे सुंदरता बहुत भाती थी। सुबह उठते समय भी स्नेह दिखाए बिना नहीं जाता था, लेकिन आज वह बस चला गया। कुछ तो गड़बड़ है। काफी सोचने के बाद उसने यही माना कि शायद हाल में उस पर काम का बोझ ज्यादा है, इसलिए मन नहीं लग रहा। अब जब ये खबर फैल चुकी थी कि झूगे झोंगुआंग दिव्य साधक नहीं है, तो बड़े राज्यों की नजरें उत्तरी राज्य पर थीं। ऐसे समय में दबाव होना स्वाभाविक था। ये सोचकर उसने मन शांत किया। उधर लू चेन उसके कक्ष से निकलकर मुख्य आंगन में नाश्ते के लिए पहुंचा। उसे इतनी सुबह देखकर मुजुशुआन भी चकित रह गई। सब जानते थे कि लू चेन को बिस्तर में देर तक रहना पसंद है। अधिकतर नाश्ता अध्ययन कक्ष में भिजवा दिया जाता था। आज वह स्वयं आ गया था। मुजुशुआन ने सोचा कि जरूर उसके मन में कोई बात है। नाश्ते के बाद लू चेन पूरे दिन अध्ययन कक्ष में रहा। दोपहर का भोजन भी वहीं किया। वह असाधारण रूप से गंभीर दिख रहा था। शाम को फिर वही क्रम दोहराया। मुख्य कक्ष में भोजन, फिर किसी एक पत्नी या उपपत्नी के कक्ष में विश्राम। कई दिनों तक उसका जीवन इसी तरह चलता रहा। सुबह बहुत जल्दी उठना, काम में डूबे रहना, कभी कभार यान काउंटी में निर्माण कार्य देखना, रात को सबके साथ भोजन करना और फिर किसी एक के पास सोना। वह किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहा था। हर रात अलग कक्ष में जाता, जैसे सबको बराबर महत्व दे रहा हो। एक सुबह वह चू यूचिन के कक्ष में था। उठने लगा तो देखा कि वह उसे ध्यान से देख रही है। लू चेन मुस्कुराया, इतनी सुबह क्यों जाग गई? चू यूचिन ने शंका भरी नजर से कहा, चेन, इन दिनों तुम कुछ बदले हुए लग रहे हो। लू चेन ने पूछा, कैसे? वह बोली, जिशुआन और बाकी सब कह रही थी कि तुम अचानक बहुत शांत हो गए हो। रात को आते ही सो जाते हो और भोर में उठ जाते हो। उसकी स्त्रियां उसे भली भांति जानती थीं। उसका ये बदलाव उनसे छिप नहीं सकता था। पहले उन्होंने सोचा कि शायद वह थक गया है, लेकिन फिर सबने आपस में बात की तो पता चला कि इन दिनों उसने किसी को भी हाथ नहीं लगाया है। उन्हें शक हुआ कि शायद अध्ययन कक्ष में किसी के साथ समय बिता रहा है, पर दासियों से पूछने पर पता चला कि वह सच में केवल काम में लगा है। अब तो चिंता और बढ़ गई, कहीं वह बीमार तो नहीं। अंत में तय हुआ कि चू यूचिन ही उससे पूछे। लू चेन ने गहरी सांस ली और कहा, 2 महीने बाद महान वो राज्य हमला करेगा। आने वाले दिनों में बहुत काम है। अभी मेरा मन उन बातों में नहीं है। ये सुनकर चू यूचिन ने भी सांस छोड़ी। मुझे लगा ही था, मैंने सोचा जरूर कोई बड़ी बात है। चेना, उत्तरी राज्य इस कठिनाई से निकल जाएगा। खुद पर इतना दबाव मत डालो। मन का बोझ दबाकर रखना ठीक नहीं। फिर उसने धीमे से कहा, इन बातों में मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकती, लेकिन अगर दबाव ज्यादा हो तो मुझे तुम्हें हल्का करने दो। ये कहते हुए उसका हाथ धीरे से कंबल के भीतर सरकने लगा। लू चेन जल्दी से बोला, अभी नहीं, आज मुझे जल्दी उठकर काम करना है।
वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर कभी सच में सहन नहीं हुआ तो मैं खुद कहूंगा। ये सुनकर चू यूचिन ने कुछ नहीं कहा। वह भी उठी और उसके वस्त्र ठीक करने लगी। चू यूचिन के कक्ष से निकलते समय लू चेन के माथे पर गहरी लकीरें थीं। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। कई दिनों से उसे अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई जोड़ी आंखें हर वक्त उसे देख रही हों। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सच है या उसका भ्रम। वह जहां भी जाता वही एहसास बना रहता। स्नान करते समय भी, यहाँ तक कि एकांत में भी उसे लगता कोई नजर उस पर टिकी है। उसके मन में ख्याल आया, क्या वह स्त्री सच में इतनी अजीब है कि उसे हर जगह देखती रहती है। उसने लिन वानयुन से भी पूछताछ की थी, लेकिन रहस्यमय चंद्र महल से उत्तरी राज्य के लिए कोई नया संदेश नहीं आया था। तो क्या उसने गलत अनुमान लगाया था? क्या देखने वाला कोई और है, या फिर यह सब उसकी कल्पना है और श्वेन्युवान चाओगे ने जो दबाव महसूस किया था वह किसी और कारण से था? इन दिनों वह खुद को जबरन संयमित रखे हुए था। एक आज्ञाकारी पुरुष की तरह व्यवहार करते हुए वह भीतर से टूटने लगा था। जिसे रोज तरह तरह के व्यंजन मिलते हों, उसे कई दिन तक सादा भोजन देकर सामने स्वादिष्ट पकवान रख दो तो कैसा लगेगा? अब उससे और सहा नहीं जा रहा था। फिर उसने खुद को समझाया, थोड़े दिन और सही। अगर वह स्त्री सच में आए है तो इतने दिन सह लिया है, कुछ और दिन भी सही। वह फिर वायु में एक प्रांगण में नाश्ते के लिए गया, भोजन किया और अध्ययन कक्ष में काम में लग गया। उसके जाने के बाद उसकी पत्नियां और उपपत्नियां प्रांगण के मंडप में इकट्ठा हुईं। सबकी नजर चू यूचिन पर थी। मु जिशुआन ने पूछा, कुछ पता चला? चू यूचिन ने आह भरते हुए कहा, उसने बताया कि 2 महीने बाद महान वू राज्य हमला करेगा। वह दबाव में है, इसलिए मन नहीं लग रहा। ये सुनकर सब स्त्रियां चौंक गईं। तो यह वजह है। महान वू का आक्रमण छोटी बात नहीं थी। पता नहीं उत्तरी राज्य टिक पाएगा या नहीं। सबके चेहरों पर चिंता छा गई। चू यूचिन मुस्कराकर बोली, ज्यादा चिंता मत करो। अगर उस पर दबाव ज्यादा हुआ तो वह खुद तुम सबके पास आएगा। वह सब कुछ भीतर नहीं रखेगा। और जहां तक महान वू की बात है, आज का उत्तरी राज्य पहले जैसा नहीं है। हमारी सेना मजबूत है। उसकी बात सुनकर सबका मन थोड़ा हल्का हुआ। उसी समय एक छत पर खड़ी सफेद वस्त्रधारी स्त्री यह सब देख रही थी। महल के भीतर स्त्रियों की आपसी शांति देखकर वह बुदबुदाए, इतनी स्त्रियों के बीच सामंजस्य बनाए रखना आसान नहीं। उत्तरी राजकुमार में कुछ तो विशेष है। अब उससे मिलना चाहिए। वह अधिक समय रुकने वाली नहीं थी। बस ये देखना चाहती थी कि वह कैसा मनुष्य है। शाम को डोनफांग लोंग्युए अध्ययन कक्ष में आए। वह समाचार पत्र से जुड़ी कुछ बातों पर चर्चा करने आई थी। लू चेन ने विस्तार से समझाया। वह उसके बहुत करीब खड़ी थी। कई दिनों से खुद को रोके हुए लू चेन के लिए यह और कठिन हो रहा था। इस समय वह सच में उसे मेज पर दबाकर अपने पास खींच लेना चाहता था, लेकिन वह नहीं कर सकता था। उसे फिर वही नजरों का एहसास हुआ, जैसे देखने वाला इसी कक्ष में हो पर दिख नहीं रहा। समझाने के बाद उसने गहरी सांस ली। डोनफांग लोंग्युए ने भी उसके व्यवहार में बदलाव महसूस किया। संकोच के साथ वह बोली, राजकुमार, अगर आप चाहें तो मैं। उसका चेहरा लाल हो गया। वह उसकी स्त्री थी, सेवा करना स्वाभाविक था, पर स्वयं कहना आसान नहीं था। लू चेन ने बात समझ ली और मुस्कराकर कहा, नहीं, जरूरत नहीं। अगर और कुछ नहीं है तो तुम जाओ, मुझे काम है। वह चुपचाप चली गई। उसके जाते ही लू चेन ने लंबी सांस ली। ये जीवन कब तक चलेगा? जो भी उसे देख रहा है अब सामने आ जाना चाहिए। इतने दिन निरीक्षण के बाद भी अगर वह नहीं निकला तो फिर क्या इंतजार? उसने कनपटियां दबाईं। बस 5 दिन और, अगर तब भी कोई सामने नहीं आया तो वह ये दिखावा छोड़ देगा। ये सोचकर वह भोजन के लिए बाहर निकलने लगा। जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, अचानक उसे हड्डियों तक उतरती ठंड ने घेर लिया। उसी क्षण श्वेन्युवान चाओगे की आवाज गूंजी, महाराज सावधान। लू चेन पलटा तो देखा श्वेन्युवान चाओगे उसके सामने खड़े हैं। दिव्य साधक होने के कारण उन्होंने प्रबल आभा महसूस की थी और तुरंत यहां पहुंचे। जहां अभी लू चेन बैठा था, उसी आसन पर अब एक सफेद वस्त्रधारी स्त्री बैठी थी। वह असाधारण रूप से सुंदर थी। उसके चारों ओर अलौकिक आभा थी, जैसे वह किसी दूसरे लोक की हो। लू चेन ने बस एक नजर डाली और उसे लगा जैसे वह अनंत हिम गुफा में गिर गया हो। शरीर मानो जम गया हो। फिर भी उस बर्फीली ठंड के बीच वह स्त्री हिम कमलों की तरह दिव्य और अनुपम सुंदर लग रही थी। वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। लिन वानयुन से उसने सुना था कि चेन वानरों की गुरु सच में परियों जैसी सुंदर है, पर इतनी अद्भुत होगी यह उसने नहीं सोचा था। उसके चांदी जैसे सफेद बाल कमर तक झर रहे थे।
सिर पर जूड़े में जड़े हुए रत्न जैसे पिन थे। सफेद वस्त्र उसके शरीर से लिपटे थे और उसकी त्वचा बर्फ की तरह उजली थी। जैसे ही सफेद बालों वाली वह स्त्री अचानक अध्ययन कक्ष में प्रकट हुई, लु चेन उसकी सुंदरता देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसका दिमाग काफी देर तक बिल्कुल खाली हो गया, मानो सोचने की ताकत ही खत्म हो गई हो। काफी देर बाद उस स्त्री की आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। उसने ठंडे और साफ स्वर में कहा, मुझे तुम्हारे महान राजा से कुछ बात करनी है। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक और अधिकार था कि कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत न करे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज सीधे मन के भीतर उतर रही हो। तभी लु चेन को होश आया। उसने तुरंत अपनी विशेष शक्ति का उपयोग करके अपनी कुर्सी पर बैठी उस स्त्री की पहचान जाननी चाहिए। हालांकि वह पहले ही अंदाजा लगा चुका था कि यह कौन है, फिर भी वह जरूरी प्रक्रिया पूरी करना चाहता था, खासकर ये देखने के लिए कि उसके प्रति उस स्त्री की भावना कैसी है, ताकि भविष्य में अगर वह उसे नुकसान पहुंचाने का सोचे तो वह सावधान रह सके। नाम युन शियान शियान। पहचान चेन वानरोग और चू युए की गुरु, रहस्यमय चंद्र महल की स्वामिनी, दूसरे लोक की अमर साधिका, आयु 3000 वर्ष। जब उसे पता चला कि उत्तरी राजकुमार ने उसकी शिष्या की पवित्रता भंग कर दी है, तो वह स्वयं पर्वत से उतरकर ये देखने आई कि वह कैसा पुरुष है और क्या वह उसकी शिष्या के योग्य है। मूल्यांकन 100, अनुकूलता 95। जब लु चेन ने देखा कि युन शियान शियान का मूल्यांकन पूरे 100 है तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। अब उसे समझ आया कि वह उस पर से नजर क्यों नहीं हटा पा रहा था। ये पहली बार था जब उसने किसी स्त्री का मूल्यांकन 100 देखा था। सचमुच वह किसी परी जैसी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके प्रति उसकी अनुकूलता पहले ही 95 तक पहुंच चुकी है। लगता है उसकी पिछली मेहनत और धैर्य बेकार नहीं गए। शायद वह उसे एक समझदार और आगे सोचने वाला इंसान मानती थी, तभी इतना ऊंचा मान दिया। इसी सोच में डूबा था कि अचानक शुवान युवान चाओगे की आवाज गूंजी। तुम कौन हो? राजकुमार के महल में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? लु चेन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर शांत स्वर में कहा, प्रभु शुवानयुवान, ये राजकुमार जानता है कि ये देवी कौन है। आप हमें अकेला छोड़ दें, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। ये सुनते ही शुवानयुवान चाओगे ने समझ लिया कि यह स्त्री शायद उत्तरी राजकुमार के पक्ष में आई है। उसने सिर झुकाकर कहा, ये बूढ़ा सेवक समझ गया। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही वह बाहर निकला, युन शियान शियान के शरीर से तीखी ठंड फैलने लगी। अगले ही पल अध्ययन कक्ष के सारे दरवाजे और खिड़कियां जोर से बंद हो गए और उन पर मोटी बर्फ जम गई। लु चेन ने तुरंत झुककर प्रणाम किया और बोला, आदरणीय गुरु माता को प्रणाम। कृपया बताएं इस बार उत्तर देश आने का क्या कारण है? ये सुनकर युन शियान शियान ने हल्की जिज्ञासा से पूछा, ओह, लगता है तुमने मेरी पहचान पहले ही जान ली है। लु चेन ने विनम्रता से कहा, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। रोंगरोग ने मुझे पत्र भिजवाया था, इसलिए मुझे पहले से पता था कि आप आएंगी। बस यह उम्मीद नहीं थी कि आप सीधे राजकुमार महल में आ जाएंगी। युन शियान शियान ने ठंडी हंसी हंसी। इतने कम समय में रोंगरोग तुम पर पूरी तरह मोहित हो गई। सच में तुम्हारे पास कुछ कौशल तो है। लु चेन ने न तो झुककर बात की और न घमंड से, बस शांत स्वर में कहा, रोंगरोग और मैं सच में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, युन शियान शियान के शरीर से ठंडी लहरें उठीं। एक महागुरु होने के बावजूद लु चेन की हड्डियां तक ठंड से कांप उठीं। सच में प्रेम? उसने तिरस्कार से कहा। जो पुरुष अपने महल में इतनी पत्नियां और उपपत्नियां रखता है, वह रोंगरोग से सच्चे प्रेम की बात करता है। अगर तुम सच में उससे प्रेम करते हो तो अभी इसी समय अपनी सारी पत्नियों और उपपत्नियों को त्याग दो। मैं तुरंत तुम्हारे संबंध को स्वीकार कर लूंगी। ये सुनते ही लु चेन समझ गया कि वह उसकी परीक्षा ले रही है। अभी उसकी शर्त मानने का समय नहीं था। लु चेन ने शांत होकर कहा, मैं रोंगरोग से गहरा प्रेम करता हूं, लेकिन मेरी बाकी पत्नियां और उपपत्नियां अब मेरा परिवार हैं। मैं अपने ही परिवार को कैसे छोड़ दूं? अगर मैं केवल रोंगरोग के लिए अपनों को त्याग दूं तो क्या मैं विश्वासघाती नहीं कहलाऊंगा? मुझे विश्वास है रोंगरोग भी मेरे ऐसे निर्दयी रूप को पसंद नहीं करेगी। युन शियान शियान ने ठंडी सांस भरी और भी तीखी ठंड फैल गई। लु चेन के पैर बर्फ में जकड़ गए। क्या मजाक है? तुम कहते हो कि तुम रोंगरोग से प्रेम करते हो, लेकिन अपने महल की सुंदरियों को छोड़ नहीं सकते। मुझे तो लगता है तुम्हें बस उसके शरीर की चाह है। लु चेन ने जवाब दिया, हाँ, मैं उसके शरीर की इच्छा रखता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे सिर्फ उसी कारण चाहता हूँ। मैं उसे उसके पूरे अस्तित्व के लिए चाहता हूँ, वह जैसी है वैसी ही। और उसमें उसका शरीर भी शामिल है। युन शियान शियान ने तिरस्कार से कहा, बड़ी मीठी बातें करते हो।
लू चेन ने दृढ़ स्वर में कहा, चाहे जो हो, मैं रोंगरोव को नहीं छोड़ूंगा। अगर आप हमें साथ रहने की अनुमति नहीं भी देंगी तो भी एक दिन मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। उसकी आवाज में दृढ़ता सुनकर युन शियान हल्के से हंसी। उसे ले जाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि उत्तर देश में एक स्वर्गीय साधक है, तुम रहस्यमय चंद्रा महल से किसी को छीन सकते हो? लू चेन ने उत्तर दिया, उत्तर देश अभी विकास कर रहा है। कौन जानता है भविष्य में यहाँ एक और स्वर्गीय साधक न जन्म ले। युन शियान ने कहा, बस करो, मैं तुमसे और बहस नहीं करूंगी। अभी रोंगरों की बात यही रहने दो। मैं यहाँ मूल रूप से तुम्हारे चरित्र को परखने आई थी, लेकिन उत्तर देश में आने के बाद मुझे कुछ बहुत दिलचस्प बातें पता चली। अब तुम्हारे स्वभाव से ज्यादा मुझे तुम्हारी असली पहचान जानने में रुचि है। ये सुनते ही लू चेन के दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। न जाने क्यों उसके मन में एक बुरा अंदेशा जन्म लेने लगा। उसकी पहचान? उसकी कौन सी पहचान? क्या वह केवल महान सुम साम्राज्य के सम्राट का पुत्र, महान सुम का एक राजकुमार नहीं है? इसके अलावा उसकी और क्या पहचान हो सकती है? इस समय लू चेन ने उलझन में पूछा, आदरणीय, आप क्या कहना चाहती हैं? युन शियान अपनी कुर्सी पर हल्का सा तिरछा होकर बैठ गईं। उनके पतले, श्वेत जैसे जैद समान पांव आंशिक रूप से दिखाई दे रहे थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं कुछ दिन पहले ही उत्तर देश आई थी। यहाँ आने के बाद मैंने वे सभी स्थान देखे जिन्हें देखना आवश्यक था। चाहे वह भाप से चलने वाला रेल इंजन हो, या आग्नेयास्त्र, या फिर उत्तर देश की शासन व्यवस्था, ये सब एक ही बात सिद्ध करते हैं। इतना कहकर उनकी बैंगनी आंखें सीधे लू चेन की आंखों में टिक गईं। उस तीव्र दृष्टि को महसूस करते ही लू चेन के भीतर अचानक खालीपन सा महसूस हुआ, मानो वह पूरी तरह देख लिया गया हो। लू चेन ने फिर पूछा, किस बात को सिद्ध करते हैं? युन शियान ने निर्विकार स्वर में कहा, ये कि तुम इस संसार के व्यक्ति नहीं हो। ये सुनते ही लू चेन का हृदय जोर से धड़क उठा। उसके लिए उसके पास मौजूद रहस्यमय शक्ति के अलावा उसका दूसरे संसार से आना उसका सबसे बड़ा रहस्य था। और अब उसकी पहचान किसी और ने भांप ली थी। उसके चेहरे पर क्षणभर के लिए आश्चर्य झलक उठा। उसने भावनाएं छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन युन शियान की नजरों से कुछ नहीं बचा। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है न, कि इस संसार में कोई तुम्हारी असली पहचान जान सकता है? लू चेन बोला, मैं नहीं समझ पा रहा कि आप क्या कह रही हैं। युन शियान ने आगे कहा, जब मैंने पहली बार रोंगरोव से तुम्हारे बारे में सुना था तो सोचा था कि तुम्हें किसी अमर का उत्तराधिकार मिला है, या तुम्हारा अमरों से कोई विशेष संबंध है। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम में अमर तत्व का कोई चिन्ह नहीं पाया। यदि तुम्हें किसी अमर का आशीर्वाद या उत्तराधिकार मिला होता तो तुम्हारे शरीर पर उसका कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य होता। इसलिए मैंने निष्कर्ष निकाला कि उत्तर देश की ये सभी चीजें किसी अमर की देन नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी रचनाएं हैं। लू चेन ने पूछा, क्या आप ये सोच रही हैं कि मैंने पुनर्जन्म की विधि से यह शरीर प्राप्त किया है? ये सुनकर पहली बार युन शियान के बर्फ जैसे चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। पुनर्जन्म? तुम्हें इसका भी ज्ञान है? इससे तो मेरा अनुमान और भी पुष्ट हो गया। इस संसार में बहुत कम लोग पुनर्जन्म की कला के बारे में जानते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि तुम पुनर्जन्म की विधि से आए हो। तुम्हारी माता मेरी शिष्या थी। बहुत पहले से मुझे आभास था कि वह किसी विशेष उद्देश्य के साथ इस संसार में आई है, इसलिए जब वो पर्वत से उतरी मैंने उसे रोका नहीं। अब लगता है कि तुम्हारा इस संसार में आगमन भी उसी की योजना का भाग था। मैं नहीं जानती क्यों तुम यहाँ प्रकट हुए, लेकिन इतना निश्चित है कि तुम्हारा आगमन संयोग नहीं है, और तुम्हारी वजह से इस संसार में अवश्य ही भारी परिवर्तन होंगे। उनकी बातें सुनकर लू चेन भीतर तक हिल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह स्त्री इतनी गहराई तक समझ सकती है। क्या वह उसकी रहस्यमय शक्ति का भी अनुमान लगा सकती है? लू चेन को चुप देखकर युन शियान ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह इस संसार की नहीं हूं। लू चेन फिर चौंक गया। क्या वह भी किसी दूसरे लोक से आई है? जैसे ही वह कुछ पूछने वाला था, युन शियान ने कहा, मैं अमर लोक से आए हूं। एक समय भावर में फंसकर अनजाने में इस संसार में गिर पड़ी और तब से यहीं अटकी हुई हूं। ये सुनकर लू चेन समझ गया कि उनकी स्थिति उससे अलग है। वह देह सहित इस संसार में आई थी, जबकि वह आत्मा के रूप में यहां पहुंचा था। कुछ देर सोचने के बाद लू चेन ने स्वयं को शांत किया और बोला, मैं सचमुच इस संसार का नहीं हूं, आदरणीय। मैं तो बस सोया था और जब जागा तो खुद को यहाँ पाया। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ मेरे जैसे और भी कोई होंगे। शायद इसी कारण जब मैंने आपको पहली बार देखा तो एक अजीब अपनापन महसूस हुआ। युन शियान ने ठंडी हंसी हंसी।
मुझसे निकटता बढ़ाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे कार्यों से स्पष्ट है कि तुम किसी निम्न लोक से आए हो। भाप इंजन, आग्नेयास्त्र, ये सब निम्न लोक की उपज है। लू चेन क्षणभर के लिए निरुत्तर हो गया। ये स्त्री वास्तव में आसानी से बहकने वाली नहीं थी। युन शियान ने आगे कहा, मैं यह नहीं पूछूंगी कि तुम यहाँ कैसे आए। चूंकि तुम युए के पुत्र हो, मैं तुम्हें एक अवसर देती हूँ। मुझे अपना गुरु स्वीकार करो और आगे से मेरे निर्देशों का पालन करो। न केवल मैं रोंगरोग से तुम्हारे विवाह को स्वीकार करूंगी, बल्कि यदि मुझे इस संसार से निकलने का मार्ग मिला तो तुम्हें सबसे पहले सूचित करूंगी। ये सुनकर लू चेन भीतर से चकित रह गया। उसे लगा था कि रोंगरोग से विवाह के लिए उसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, पर प्रस्ताव इतना सीधा होगा यह उसने नहीं सोचा था। बिना देर किए वह तुरंत झुक गया और बोला, शिष्य लू चेन गुरु माता को प्रणाम करता है। उसकी तत्परता देखकर युन शियान ने कहा, तुम बुद्धिमान हो। आशा है तुम रोंगरोग के साथ अच्छा व्यवहार करोगे। यदि उसे कोई कष्ट हुआ तो मुझे निर्दयी होने में संकोच नहीं होगा। इस समय लू चेन ने विनम्रता से पूछा, गुरु माता, रोंगरोग कब उत्तर देश लौट सकेगी? युन शियान ने ठंडे स्वर में कहा, रोंगरोग अभी भी रहस्यमय चंद्र महल की महल स्वामिनी है। वह आसानी से वहां से नहीं जाएगी। आगे से मैं उसे हर वर्ष कुछ दिनों के लिए पर्वत से उतरकर तुमसे मिलने की अनुमति दूंगी। यदि तुम उससे मिलना चाहो तो तुम्हें स्वयं रहस्यमय चंद्र महल जाना होगा। ये सुनकर लू चेन को लगा मानो ग्वाला और बुनकर कन्या की कहानी दोहराई जा रही हो, जहां मिलन भी तय समय पर ही संभव होता है। इसी समय युन शियान को उनके संयुक्त साधना के अभ्यास का ध्यान आया। उन्होंने पूछा, सुना है तुम और रोंगरोग ने संयुक्त साधना की विधि का अभ्यास किया है। वह विधि मुझे दिखाओ। मुझे देखना है कि कहीं वह दुष्ट मार्ग की साधना तो नहीं। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हें आगे से उसका अभ्यास करने की अनुमति नहीं होगी। लू चेन चौंक गया। उन्हें इस विधि में रुचि क्यों है, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि वह मना नहीं कर सकता था। उसने मन ही मन सोचा कि अब जब वह उसकी सच्चाई जान चुकी है और उनकी शक्ति भी अत्यंत प्रबल है, तो विरोध करना उचित नहीं होगा। यदि वह उनका विश्वास जीत ले तो इस संसार में उसे बड़ा सहारा मिलेगा और भविष्य में अन्य लोगों के बारे में भी बहुत कुछ जान सकेगा। उसने मन ही मन अपनी विशेष शक्ति से पूछा कि क्या वह साधना विधि किसी और को दिखा सकता है। अनुमति मिलते ही उसने अपने विचार से उस साधना को एक पारदर्शी क्रिस्टल चिन्ह के रूप में हाथ में प्रकट किया। उसने दोनों हाथों से आगे बढ़ाकर कहा, गुरु माता, यही वह संयुक्त साधना की विधि है जिसका मैं अभ्यास करता हूँ। युन शियान ने वह क्रिस्टल लिया और उसे हल्के से तोड़ दिया। उसी क्षण उस साधना की सारी जानकारी उनके मन में प्रवाहित हो गई। उन्होंने गंभीरता से पूरी विधि का परीक्षण किया और शीघ्र ही निष्कर्ष पर पहुंची। यह विधि दुष्ट मार्ग की नहीं थी। इससे पुरुष और स्त्री दोनों को लाभ होता था और कोई स्पष्ट हानि भी नहीं थी। फिर भी उन्हें आश्चर्य हुआ। भाप इंजन और आग्नेयास्त्र जैसी चीजें बनाने वाला व्यक्ति यदि निम्न लोक से आया है तो वहां इतनी पूर्ण साधना विधि कैसे हो सकती है? इतनी परिपूर्ण साधना तो उन्होंने भी पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ देर तक आंखें बंद रखकर जांचने के बाद उन्होंने कहा, विधि में कोई स्पष्ट दोष नहीं है, लेकिन मुझे इसे और परखना होगा। इतना कहते ही लू चेन को महसूस हुआ कि उसका शरीर जकड़ गया है। अगले ही क्षण उसके वस्त्र बर्फ बनकर टूट गए और जमीन पर गिर पड़े। वह पूरी तरह निर्वस्त्र खड़ा था। लू चेन एकदम असहज हो गया। यह क्या हो रहा है? उसने संकोच से कहा, गुरु माता, आप ये क्या कर रही हैं? युन शियान ने उसकी बात अनसुनी कर दी और शांत स्वर में कहा, मेरी आंखों में देखो। अनजाने में लू चेन ने उनकी आंखों में देखा। अगले ही पल उसे लगा उसका रक्त तेजी से उबल रहा है, शरीर में एक अनियंत्रित उत्तेजना फैल रही है और भीतर की शक्ति अजीब ढंग से सक्रिय हो रही है। वह अभी भी होश में था, पर भीतर एक आवाज उसे उकसा रही थी कि वह अपने सामने खड़ी इस स्त्री पर अधिकार जमा ले। वह समझ गया कि यह सब युन शियान की शक्ति का प्रभाव है। उसे क्रोध भी आया, पर उसके हाथ पांव किसी अदृश्य शक्ति से बंधे थे। वह केवल खड़ा रह सकता था। उसे लगा जैसे वह उसका उपहास कर रही हो, पर वे अब भी अपनी कुर्सी पर शांत बैठी थी, बिना हिले, बस उसे देख रही थी। तभी अचानक एक गर्म प्रवाह उसके शरीर में प्रवेश किया। अगले ही क्षण उसने अनुभव किया कि उसके भीतर की साधना शक्ति स्वयं सक्रिय होकर युन शियान की ओर प्रवाहित हो रही है और उनकी आध्यात्मिक शक्ति भी उसके भीतर आ रही है। उनके शरीर एक दूसरे को छुए बिना ही संयुक्त साधना की प्रक्रिया चल पड़ी थी। लू चेन स्तब्ध रह गया। सामान्यतः ये साधना केवल निकट संपर्क में ही सक्रिय होती थी, पर यहाँ दूरी के बावजूद ये सहज रूप से चल रही थी।
युन शियानशियान ने धीमे स्वर में कहा, जैसा मैंने सोचा था, ये साधना स्वर्ग स्तर से भी ऊपर है। उनके शब्द गिरते ही लू चेन के शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। उसकी साधना शक्ति अनियंत्रित रूप से तीव्र गति से बहने लगी। इस समय लू चेन पूरी तरह उलझन में था। वह और युन शियानशियान एक दूसरे से कई कदम दूर थे, उनके बीच कोई स्पर्श भी नहीं हुआ था, फिर भी उसके भीतर की साधना शक्ति अचानक उफान पर आ गई थी। यह आखिर हो क्या रहा था? युन शियानशियान ने ये कैसे कर दिखाया? लू चेन ने मन ही मन आज की बात गांठ बांध ली। उसने ठान लिया कि आज जो शक्ति उससे खींची गई है, एक दिन वह सबकी सब उसी के शरीर में वापस डालेगा। युन शियानशियान की गति बहुत तेज थी। जैसे ही लू चेन की शक्ति बाहर निकली, उसने उसे ठंडी हवा की लहरों से जमा दिया। वह शक्ति बर्फ के फाहों में बदलकर कमरे में गिरने लगी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। अब लू चेन को सच में समझ आ गया था कि उनकी नज़र में वह सचमुच पशुओं जैसा ही है। चाहे वह पूरी तरह निर्वस्त्र क्यों न खड़ा हो, उन्हें तनिक भी संकोच नहीं था। क्या मनुष्य गाय या भेड़ को नग्न देखकर शर्माता है? नहीं। जैसे मनुष्य पशुओं को आपस में मिलते हुए देखकर भी कुछ महसूस नहीं करता, वैसे ही वह उसे देख रही थी। यह उच्च अस्तित्व का निम्न अस्तित्व को देखने जैसा व्यवहार था। लू चेन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने दबे स्वर में कहा, गुरु माता, ये साधना इस प्रकार नहीं होती। इसके लिए शारीरिक स्पर्श आवश्यक है। युन शियानशियान ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम मेरे साथ स्त्री पुरुष का मिलन करना चाहते हो? उनकी बर्फ जैसी आंखें देखकर लू चेन का मन सच में उबल उठा। वह उन्हें अपने अधीन कर लेना चाहता था, लेकिन अभी उसकी शक्ति पर्याप्त नहीं थी। उसने मन में कसम खाई कि यदि कभी यह स्त्री उसके हाथ लगी, तो वह आज का अपमान जरूर याद रखेगा। उसने फिर कहा, गुरु माता, आपने साधना की जांच कर ली है, अब क्या आप अपने शिष्य को मुक्त नहीं करेगी? लेकिन युन शियानशियान ने उसकी बात अनसुनी कर दी। साधना का प्रवाह उनके बीच वैसे ही चलता रहा। लू चेन को समझ नहीं आया कि वह क्या चाहती है। जांच तो पूरी हो चुकी थी, फिर उसे रोका क्यों हुआ है? समय धीरे धीरे बीतता गया। सामने बैठी चांदी जैसे बालों और बैंगनी आंखों वाली स्त्री को देखते देखते उसके भीतर की आग और तेज होती जा रही थी। उनका उजला शरीर, सुंदर कंधे, भरी काया और लाल होंठ उसके मन को भड़काते जा रहे थे। उसे लगा ये स्त्री जानबूझकर उसके मन को उकसा रही है। धीरे धीरे लू चेन समझ गया कि शायद उन्होंने किसी विशेष विधि से उसके भीतर की इच्छा को बढ़ा दिया है। उसी के कारण संयुक्त साधना की शर्त पूरी हो गई और साधना अपने आप चलने लगी। फिर भी उसके मन में एक प्रश्न था। ये साधना सामान्यतः तभी चलती है जब दोनों के मन में आकर्षण हो। लेकिन युन शियानशियान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उनके मन में उसके लिए प्रेम जैसा कुछ नहीं दिख रहा था। तो फिर यह साधना कैसे चल रही थी? इसी उलझन में अचानक फिर वही अनुभूति हुई, मानो उसकी शक्ति सिर की चोटी की ओर दौड़ रही हो। अब वह लगभग असहाय हो चुका था। उसे लगा जैसे वह उनके हाथों का खिलौना बन गया हो। उसने मन ही मन कहा, आज की यह बेइज्जती वह कभी नहीं भूलेगा। उधर युन शियानशियान ने देखा कि वह अब भी उत्तेजित अवस्था में है, तो उन्होंने हल्की भौहें सिकोड़ ली। उन्हें भी आश्चर्य हुआ, पर उन्होंने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। उनके लिए यह अवसर अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने का था। उन्होंने महसूस किया कि यह संयुक्त साधना अत्यंत उत्तम है। इससे उनकी शक्ति शीघ्र लौट रही थी और उन्हें कोई हानि भी नहीं थी। लू चेन को भी कोई गंभीर नुकसान नहीं हो रहा था, बस उसकी कुछ शक्ति खर्च हो रही थी और बदले में उसकी क्षमता भी बढ़ रही थी। कितना समय बीत गया, ये किसी को पता नहीं चला। धीरे धीरे लू चेन की चेतना धुंधली होने लगी। उसे भ्रम होने लगा, मानो वह सच में उनके साथ स्त्री पुरुष का मिलन कर रहा हो, जबकि यह केवल मानसिक प्रभाव था। लेकिन अनुभूति बिल्कुल वास्तविक थी। उसे समझ नहीं आया कि युन शियानशियान ने कौन सी विधि अपनाई, जिससे उसे वही अनुभव हो रहा था जो वह केवल अपनी पत्नियों के साथ महसूस करता था। रात गहराती गई। अध्ययन कक्ष में दीपक अब भी जल रहा था। बीच बीच में लू चेन की दबती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। उधर मू जिशुआन और बाकी पत्नियां पवन मेघ प्रांगण में उसका इंतजार कर रही थीं। जब वह वापस नहीं आया, तो मू जिशुआन ने एक दासी को उसे बुलाने भेजा। कुछ ही देर में दासी लाल चेहरा लिए लौट आए। उसे देखकर सब समझ गईं कि क्या हो रहा है। सबने राहत की सांस ली। पिछले कई दिनों से लू चेन असामान्य व्यवहार कर रहा था। उन्हें चिंता थी कि कहीं भीतर का दबाव उसे नुकसान न पहुंचा दे। अब उन्हें लगा कि वह अध्ययन कक्ष में उस स्त्री के साथ फिर से उलझा हुआ है। मू जिशुआन और बाकी स्त्रियों को क्या पता था कि लू चेन पूरी रात दंड की तरह खड़ा रहा था। अगली सुबह जब खिड़की के बाहर से प्रकाश अंदर आया, तब जाकर लू चेन को थोड़ा होश आया।
उसका शरीर अब भी असामान्य रूप से उत्तेजित था, रक्त तेजी से दौड़ रहा था। उधर यून शियानशियान, जो ध्यान में बैठी थी, धीरे से अपनी आंखें खोलती है। एक ही रात की साधना के बाद उनकी शक्ति काफी हद तक लौट चुकी थी। अब उन्हें दीर्घ एकांत साधना में जाने की आवश्यकता नहीं रही। यह उनके लिए सुखद आश्चर्य था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यह शिष्य इतना उपयोगी सिद्ध होगा। सही कहें तो उसके पास जो साधना विधि है वही अत्यंत लाभकारी है। पहले उन्होंने सोचा था कि 50, 100 या शायद 500 वर्ष तक एकांत साधना करनी पड़ेगी। अब उसकी जरूरत ही नहीं रही। इस संसार में आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी के कारण शक्ति पुनः प्राप्त करना कठिन था। लेकिन अब उन्हें एक दूसरा मार्ग मिल गया था। स्वर्ग स्तर से ऊपर की साधना सच में असाधारण होती है। इससे उनके मन में एक और विचार पुष्ट हुआ कि लू चेन शायद किसी साधारण निम्न लोक से नहीं आया। इतनी परिपूर्ण साधना विधि किसी अधूरे नियमों वाले लोक में नहीं मिलती। फिलहाल उन्होंने ये जानने की इच्छा छोड़ दी कि लू चेन वास्तव में कौन है। वह अब उनका शिष्य है और उनकी दूसरी शिष्या का भावी जीवन साथी भी। गुरु होने के नाते यदि वह उसके शरीर का उपयोग अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए करे तो इसमें क्या आपत्ति। इस समय लू चेन भी थोड़ा सचेत हुआ। उसने कहा, गुरु माता, पूरी रात बीत गई, अब तो मुझे मुक्त कर दें। वह अब समझ चुका था कि पूरी रात वह उसकी साधना विधि का उपयोग कर अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर रही थी। यून शियान ने फिर उसकी ओर देखा। उसकी अवस्था अब भी वैसी ही थी जैसी रात में थी। ये देखकर वे भीतर ही भीतर चकित हुई। ये व्यक्ति कुछ तो असामान्य है। 3000 वर्ष जीने के बावजूद उन्होंने कभी प्रेम संबंधों में भाग नहीं लिया था, लेकिन ज्ञान की कमी भी नहीं थी। उन्होंने कई बार स्त्री पुरुष के मिलन को देखा था, पर लू चेन जैसा किसी को नहीं देखा। क्या ये किसी विशेष शरीर संरचना के कारण है? उन्होंने अपनी अमर शक्ति से जांच की, पर उसका शरीर साधारण मनुष्य जैसा ही प्रतीत हुआ। फिर वे उठकर सीधे उसके पास आईं। लू चेन का मन फिर से उफान पर आ गया। वह उन्हें अपने वश में करना चाहता था, पर उसके अंग अब भी जकड़े हुए थे। ये पहली बार था जब उसे किसी स्त्री के सामने असहाय महसूस हुआ। यून शियान ने हाथ बढ़ाकर उसके सीने को हल्के से छुआ, मानो किसी पशु का परीक्षण कर रही हो। उन्होंने यहाँ वहाँ जांच की, बिना किसी भाव के। कुछ देर बाद उन्होंने सोचा कि शायद उसकी स्थिर अवस्था का कारण वही संयुक्त साधना है। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी वजह से मेरी अधिकतर शक्ति लौट आई है। तुम मुझसे एक वर मांग सकते हो। जब तक वह अनुचित न हो, मैं उसे पूरा करूंगी। लू चेन ने मन ही मन सोचा कि उसका मन तो उन्हें पूरी तरह अपना बना लेने का है, लेकिन वह ये कह नहीं सकता था। उसने कहा, शिष्य अभी विचार करेगा। जब सोच लूंगा तब निवेदन करूंगा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ठीक है। तभी लू चेन मुस्कुराकर बोला, गुरु माता, जब आप उत्तर देश आई ही हैं, तो कुछ दिन और ठहर जाएं। शिष्य आपकी सेवा करना चाहता है। उन्होंने बिना भाव के कहा, आवश्यक नहीं। मैं रहस्यमय चंद्र महल से अधिक समय दूर नहीं रह सकती। लू चेन के मन में असंतोष उठा। शक्ति लेकर अब वह जाने को तैयार थी। तभी उसने कहा, गुरु माता, मुझे संदेह है कि मेरे पिता सम्राट स्थिर पवन पर्वत और 4 दिशाओं के पर्वत के साथ मिलकर रहस्यमय चंद्र महल के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। यून शियान ने निश्चिंत भाव से उत्तर दिया, पहले मैं चिंतित होती, पर अब मेरी शक्ति लौट चुकी है। यदि वे महल के विरुद्ध कुछ करने का साहस करेंगे तो उनका विनाश निश्चित है। ये कहकर उन्होंने एक बार फिर उसके शरीर पर दृष्टि डाली। अब लू चेन को तनिक भी लज्जा नहीं हुई। वह इसे अपनी क्षमता का प्रदर्शन ही समझ रहा था। उन्होंने कहा, तुम्हारा शरीर इस साधना के लिए उपयुक्त है, लेकिन याद रखो, देह सुख में डूब मत जाना। यदि उसमें फंस गए तो बुद्धि भटक जाती है। मैंने केवल हल्की सी विधि अपनाई और तुम पूरी रात उसमें उलझे रहे। यदि मैं तुम्हारी प्राण लेने का विचार करती तो तुम अब तक जीवित न रहते। लू चेन भीतर से सहमत नहीं था, पर उसने विनम्रता से कहा, शिष्य आपकी शिक्षा स्मरण रखेगा। यून शियान ने कहा, अच्छा, अब मुझे जाना चाहिए। जैसे ही वे जाने को हुई, उन्हें अचानक कुछ याद आया। अगले ही क्षण उनके हाथ में एक नीला कबूतर प्रकट हो गया। मू जिशुआन और बाकी लोगों को ये पता ही नहीं था कि लू चेन को पूरी रात खड़े रहकर दंड भुगतना पड़ा। अगली सुबह जब खिड़की के बाहर रोशनी दिखाई दी तो लू चेन को थोड़ा होश आया। उसका मन अभी भी बेहद उत्तेजित था, मानो उसके भीतर खून उबल रहा हो। उधर ध्यान में बैठी यून शियान ने भी अपनी आंखें खोल दी। पूरी रात साधना करने के बाद उसकी शक्ति काफी हद तक लौट आई थी। अब उसे लंबे समय तक एकांत में बैठने की जरूरत भी नहीं रही। यह उसके लिए सुखद आश्चर्य था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका ये शिष्य इतना काम का साबित होगा।
सही कहें तो उसके शिष्य की साधना विधि ही इतनी प्रभावशाली थी कि उससे उसे बहुत लाभ मिला। पहले वह सोच रही थी कि 50, 100 या शायद 500 वर्षों तक एकांत साधना में रहेगी और बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं रही। इस दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति कम होने के कारण ताकत लौटाने के लिए लंबा एकांत जरूरी था। अब जब उसे दूसरा रास्ता मिल गया था तो उसके मन में हल्की खुशी थी। स्वर्ग श्रेणी की साधना विधियां सच में अद्भुत होती हैं। इसी से युन शियान को एक बात का यकीन हो गया कि लू चेन शायद निचली दुनिया से आया साधारण व्यक्ति नहीं है। इतनी पूर्ण और निर्दोष साधना विधि उसी के पास हो सकती है जो किसी पूर्ण नियमों वाली दुनिया से आया हो। फिलहाल वह ये जानने में रुचि नहीं रखती थी कि लू चेन असल में कौन है। अब वह उसका शिष्य था और आगे चलकर उसकी दूसरी शिष्या का जीवन साथी भी बनने वाला था। गुरु होने के नाते अगर वह उसकी देह का सहारा लेकर अपनी शक्ति लौटाए तो इसमें क्या बुराई है। उधर लू चेन को भी थोड़ा होश आ गया। उसने कहा, गुरुजी, पूरी रात हो गई, अब तो समय हो गया होगा। लू चेन समझदार था, वह जान चुका था कि युन शियान उसका उपयोग साधना के लिए कर रही है। युन शियान ने फिर से उसकी देह को देखा। वह अभी भी पहले जैसा ही उत्तेजित था। ये देखकर वह अंदर ही अंदर चौंक गई। 3000 साल की उम्र में उसने कभी प्रेम संबंध नहीं बनाए क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ साधना पर था। फिर भी उसे इन बातों की पूरी जानकारी थी। उसने बहुत लोगों को देखा था लेकिन लू चेन जैसा कोई नहीं देखा। क्या ये किसी विशेष देह प्रकृति के कारण है? उसने अपनी दिव्य शक्ति से जांचा पर उसकी देह साधारण लोगों जैसी ही लगी। वह कुर्सी से उठी और सीधे लू चेन के पास आए। उसे अपनी ठंडी और कठोर गुरु को पास आते देख लू चेन और भी उत्तेजित हो गया। वह उसे जीत लेना चाहता था पर उसकी देह अभी भी कमजोर थी और हिल नहीं पा रही थी। युन शियान ने अपना कोमल हाथ उसके सीने पर रखा और उसे ऊपर नीचे परखने लगी, मानो किसी वस्तु को जांच रही हो। कुछ देर बाद उसने सोचा कि शायद ये सब उसकी साधना विधि के कारण है, इसलिए उसकी अवस्था इतनी स्थिर है। उसने कहा, तुम्हारी वजह से मेरी अधिकांश शक्ति लौट आई है। तुम मुझसे एक वर मांग सकते हो। जब तक वह अनुचित नहीं होगा मैं पूरा कर दूंगी। लू चेन मन ही मन सोच रहा था कि उसका वर तो उसे पूरी तरह अपना बना लेना है, लेकिन वह ये कह नहीं सकता था। उसने कहा, अभी तय नहीं किया है, सोचकर बताऊंगा गुरुजी। युन शियान ने शांत स्वर में कहा, ठीक है। लू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, जब आप उत्तर देश आई हैं तो कुछ दिन रुक जाए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। उसने बिना भाव के उत्तर दिया, नहीं, मैं रहस्यमय चंद्र महल से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकती। लू चेन को थोड़ा बुरा लगा। वह उसे इस्तेमाल करके चली जाना चाहती थी। उसने कहा, मुझे शक है कि मेरे पिता सम्राट स्थिर वायु पर्वत और 4 दिशा पर्वत के साथ मिलकर रहस्यमय चंद्र महल के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। युन शियान ने शांत भाव से कहा, पहले होती तो चिंता करती, लेकिन अब जब मेरी शक्ति लौट आए है, अगर वे हमला करेंगे तो विनाश उनका होगा। उसने फिर एक बार लू चेन को देखा। अब उसे कोई शर्म नहीं थी। वह इसे अपनी ताकत का प्रमाण मान रहा था। उसने कहा, तुम्हारी देह इस साधना विधि के लिए बहुत उपयुक्त है, लेकिन याद रखना, भोग में डूबना मत। एक बार उसमें फंस गए तो मन भटक जाता है। थोड़ी सी युक्ति से तुम पूरी रात उसमें उलझे रहे। अच्छा हुआ मैं तुम्हारा जीवन नहीं चाहती थी, कोई और होता तो शायद तुम जीवित न रहते। लू चेन अंदर से असहमत था पर बोला, शिष्य आपके उपदेश याद रखेगा। उसने कहा, अच्छा, अब मुझे जाना चाहिए। तभी उसने हाथ में एक नीला कबूतर प्रकट किया। यह एक दिव्य संदेश कबूतर है। आगे साधना में कोई शंका हो तो पत्र लिखकर इसे भेज देना। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई। उसके जाते ही लू चेन की देह पर लगा बंधन हट गया। उसने तुरंत खुद को देखा और राहत की सांस ली। मेज पर रखे कबूतर को देखकर उसके मन में गुस्सा आया। वह चाहता था उसे पकड़कर पका दे पर उसने खुद को रोका। आंगन में बर्फ जमी थी जो उसकी ठंडी शक्ति से जम गई थी। लू चेन ने लंबी सांस ली। पूरी रात एक स्त्री के हाथों परेशान रहा और अंत में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर भी उसने उसकी परीक्षा पार कर ली थी। अब उसे रहस्यमय चंद्र महल का सहारा भी मिल गया था। इस दुनिया में उसकी स्थिति और मजबूत हो गई। वह कपड़े पहनकर बाहर आया। सुबह मु जिशुआन आंगन में ड्रैगन फीनिक्स वृक्ष को पानी दे रही थी। पेड़ में नई डालियां निकल आई थीं। तभी लू चेन तेजी से आंगन में आया। उसे देखते ही मु जिशुआन ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार, आपके लिए पौष्टिक नाश्ता तैयार है। लेकिन वह बात पूरी करती उससे पहले उसका संतुलन बिगड़ गया। लू चेन ने एक झटके में उसे उठा लिया और महल के भीतर ले गया। पूरी रात की बेचैनी अब वह सह नहीं पा रहा था।
मु जिशुआन घबरा गई, पर पत्नी होने के नाते उसने विरोध नहीं किया। जल्दी ही झोउ योयो और झोउ शियाओ शियाओ भी बुला ली गईं। उधर पवन मेघ प्रांगण में बाकी स्त्रियां इकट्ठा थीं। चू यूचिन ने देखा कि मु जिशुआन और दोनों झोउ नहीं आए हैं तो उसे आश्चर्य हुआ। जब उसने ध्यान लगाया तो भीतर से आती आवाजें समझ में आ गईं। चू छिंगली ने कहा, बहन सुनो तो अंदर क्या हो रहा है। चू यूचिन को समझते देर नहीं लगी। वह हैरान थी कि लू चेन जो रात भर अध्ययन कक्ष में था, सुबह होते ही ऐसा क्यों कर रहा है। किसी ने मजाक में कहा कि शायद उसे ज्यादा दिनों से अवसर नहीं मिला था। चू यूचिन के मन में चिंता थी। उसे लगा कि लू चेन पर दबाव बढ़ गया है, तभी वह इस तरह बेचैन है। वह सोचने लगी कि भले ही वह राज्य के मामलों में उसकी मदद न कर सके, पर उसे मानसिक शांति तो दे सकती है। ये सोचकर वह भी पवन मेघ महल की ओर बढ़ गई। बाकी स्त्रियां चुपचाप देखती रहीं। किसी ने धीरे से कहा, इस महल का नाम सच में सार्थक है। यहाँ सच में पवन और मेघ उठते रहते हैं।